यूपीपीएससी 14 में एग्जाम का फ्री ग्रुप हमने बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में दिया गया है। एग्जाम तक फुल फ्री टेस्ट की अपडेट्स वहां मिलेंगी। एग्जाम के लिए हम लोग ऐप पर 25 टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे और इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एग्जाम के लिए जीएस बेस्ड एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ किस सोर्स से आ रहे हैं ये भी देखेंगे। माय नेम इज अंकित, लेट्स स्टडी। दोस्तों, हमने साइंस और पॉलिटी को कवर कर लिया है। नाउ इन्वायरमेंट सेक्शन की बात करेंगे। तो कुछ बातें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए इन्वायरमेंट सेक्शन में, खास करके टर्मिनोलॉजी वाली, तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि स्थापित की गई, इस्टेब्लिश की गई 1972 में, यही जो है आगे चल करके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो 1972 में ये इस्टेब्लिश होती है और आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में काफ़ी प्रमुख योगदान निभाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है भारत में, तो आंसर होगा रामदेव मिश्रा। इन्होंने इकोलॉजी में पीएचडी की थी काफ़ी पहले 1937 में यूके से, और काफ़ी इन्हें डीप नॉलेज है इकोलॉजी की और इन्होंने काफ़ी प्रमुख योगदान दिया इकोलॉजी के क्षेत्र में। तो आपसे पूछा गया कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इकोलॉजी का संबंध किन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से है, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से या बायोम से। ऑप्शन है आपके पास 1 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली, 1, 2 और 3 या 1 और 2 ओनली। सबसे पहले इन्वायरमेंट के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स है, यानी हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग्स है और जिनमें ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं, यानी जीवन जीते हैं और ऑपरेट करते हैं, तो ये जो इंटरेक्शंस है ये इन्वायरमेंट का पार्ट माना जाता है। और इन्वायरमेंट में ब्रॉडली अगर आप क्लासीफाई करें तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और लिविंग कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली बायोटिक, जिनमें जीवन हो, और नॉन लिविंग वाला अबायोटिक। इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम क्या है, ये बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसमें कम्युनिटी शामिल है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग, जो वो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। तो ये जो चीज़ है ये इकोसिस्टम कहलाती है। सो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। दोस्तों, ना बात करते हैं बायोम की। सो बायोम क्या होते हैं, ये जो बायोस्फीयर है इसका टेरेस्ट्रियल पार्ट की डिवीजन होती है, वो बायोम कहलाती है। सो इस वर्ल्ड मैप में आप बायोम की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये देखिए इन रीजन में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से डेजर्ट है, टुंड्रा है, टाइगा है, तो यही है बायोम की क्लासिफिकेशन। और प्रत्येक बायोम एक दूसरे से अलग होते हैं। और मेजर फैक्टर क्या है मेजर बायोम के फॉर्मेशन के लिए, तो रोटेशन है। ऑब्वियसली काफ़ी सारी बातें रोटेशन पर निर्भर करेगी, रोटेशन ऑफ द प्लेनेट अर्थ अराउंड द सन, बिकॉज इससे टेम्परेचर और कई सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी। इसके अलावा टिल्ट का काफ़ी बड़ा रोल है, इस पर हम ज्योग्राफी में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एनुअल वेरिएशन जो प्रेसिपिटेशन में देखने को मिलता है, बारिश में जो वेरिएशन आता है, इस कारण भी बायोम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। नाउ बात करें बायोस्फीयर की, तो ये 2 वर्ड से बना है। बायो जिसका मतलब लाइफ होता है और स्फीयर का मतलब पार्ट। तो बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये बेसिकली एक जोन है जिनमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर कंप्राइज करेंगे। ना बहुत ही बेसिक इकोसिस्टम और इकोलॉजी पर बात करते हैं। तो इकोसिस्टम एक यूनिट है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जबकि अगर बात करें इकोलॉजी की, तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है। सो इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाता है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म और उनके एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ना दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, इकोलॉजी पूछा जा रहा है किनसे संबंध रखती है, तो ऑब्वियसली ये स्टडी है, इकोलॉजी जो है ये स्टडी है इकोसिस्टम की। तो डेफिनेटली हम इसमें पॉपुलेशन के विषय में पढ़ेंगे, कम्युनिटीज़ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी, इनका काफ़ी बड़ा रोल होगा। इसके बाद बायोम्स के बारे में हमने देखा, बायोम्स किस तरीके से इकोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो कि मेजर बायोम के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो अभी हमने देखा रोटेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, टिल्ट जो है 23.5 डिग्री का अर्थ का, वो भी काफ़ी ज़्यादा बायोम के फॉर्मेशन को प्रभावित करती है। इसके अलावा एनुअल वेरिएशन भी काफ़ी प्रमुख रोल निभाती है बायोम के फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से अगेन जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था बायोटिक और एबायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बायोटिक तो लिविंग वाले हो गए, एबायोटिक हो गए नॉन लिविंग वाले। तो देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑब्वियसली एबायोटिक है क्योंकि लाइफ नहीं है टेम्परेचर के अंदर, वाटर है, लाइट भी है, लेकिन पैरासाइट्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से ये बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, ना कि एबायोटिक का। तो 4 को एलिमिनेट करेंगे और बाकी सारे हमारे आंसर में ज़रूर होगा। तो 4 यहाँ पे है, ये हट गया, और 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। काफ़ी आसान सवाल है ये, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3 सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन हैबिटेट में, हैबिटेट का मतलब आवास, तो किन हैबिटेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है? डीप ओशन ट्रेंचेज में, परमाफ्रोस्ट पोलर रीजन में, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग में, या ह्यूमन इंटेस्टाइन में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ है ये कई सारे एक्सट्रीम कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। खास करके बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो काफ़ी फ्रीजिंग कोल्ड वाले सिचुएशन में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें भी कई तरह के बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन चारों ही हैबिटेट में लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट ये है, मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में जो कि टेम्परेट कंट्रीज़ हैं, इनमें मैंगो ट्रीज़ ग्रो नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते। दोस्तों पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैंगो ट्रीज जो हैं ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेट कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी ठंडे एरियाज़ हैं, ठंडे देश हैं, इनमें मैंगो ट्रीज़ ग्रो नहीं हो सकती बिकॉज जो सफिशेंट कंडीशन है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर ही मैंगो ट्रीज़ देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट स्नो लेपर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली केरला फॉरेस्ट में ये नहीं देखने को मिलते हैं, बल्कि ये हिमालयन रीजन और अल्पाइन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। तो चूंकि यहाँ पे नॉट कहा गया था इसलिए बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भी नॉट और कैन नॉट कहा गया है तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए, नॉट पर जरूर फोकस करिएगा। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट है, अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दे आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं उन्हें स्टेनोथर्मल कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं वो यूराइथर्मल कहलाते हैं, और आपको बताना है करेक्ट। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको किसी टर्म के विषय में पूछ लिया जाता है। तो असल में ये दोनों इंटरचेंज्ड हैं। थर्मल का मतलब हीट होता है, थर्मो वर्ड से ये बना है जिसका मतलब हीट होता है। अगर बात करें स्टेनोथर्मल की तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं जिनमें नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन हम कह सकते हैं। डेफिनेटली इक्वेटोरियल रीजन में जो टेम्परेचर वेरिएशन है ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो वैसे जगहों में जो ऑर्गेनिज्म है जो खास इक्वेटोरियल रीजन में ही रेस्ट्रिक्टेड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्टेनोथर्मल कहेंगे, ना कि यूराइथर्मल। और इसके उल्टे अगर हम यूराइथर्मल की बात करें तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत लंबे रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो यूराइथर्मल कहलाएंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जो डेजर्ट एरियाज़ हैं इनमें टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है डे और नाइट की टेम्परेचर में। तो इस वेरिएशन में भी जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर लें वैसे ऑर्गेनिज्म यूराइथर्मल कहलाते हैं। तो ये दोनों बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बट दोनों ही यहाँ पे गलत हैं क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज्ड हैं। सो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं।
लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन वाटर। तो बहुत सरल सा स्टेटमेंट है, ये आपको पता होगा कि सबसे पहले जो लाइफ है ये वाटर में ही देखने को मिलती है, अर्थ की अगर हम बात करें तो। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि टॉलरेंट होते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ को लेके, यानी खारेपन को लेके, खारेपन में काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है, काफ़ी वाइड डिफरेंसेस हैं, फिर भी वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर जाते हैं वो स्टेनोहेलाइन कहलाते हैं, ऐसे ये सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये सी वाटर में काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, 1 और 3 सही है, क्योंकि स्टेनोहेलाइन नहीं, बल्कि अभी हमने देखा था जब वाइड रेंज की बात आएगी तब यूरी वर्ड लगेगा, यूरी वर्ड एसोसिएटेड होगा, तो ये यूरी हेलाइन कहलाते हैं। स्टेनोहेलाइन कौन होते हैं? जो कि बहुत ही लेस रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल पाएंगे, लेस रेंज ऑफ सैलिनिटी को, तो वो कहलाएंगे स्टेनोहेलाइन। तो ये वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। वैसे भी हेलाइन का मतलब सैलिनिटी होता है, तो वर्ड को जब आप एसोसिएट करके चलेंगे तो काफ़ी आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, हम इसे एलिमिनेट करेंगे और हमारा सही आंसर होगा 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट हैं। जो यूवी कंपोनेंट है स्पेक्ट्रम का, ये कई सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सभी जो कलर कंपोनेंट होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के, ये मरीन प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जो कि ओशन में अलग अलग डेप्थ्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यूवी रे की, तो हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ऑर्गेनिजम्स के लिए। इनफैक्ट जो यूवी बी रेज हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं और कई सारे कैरिसोजेनिक डिजीजेज को जन्म देते हैं। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम बात करें कलर कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो इसे समझ लीजिए। ये ओशन के अंदर जोन्स होते हैं, बेंथिक, पैलेजिक। तो ये इनिशियल जो पार्ट है ये देखिए एपीप्लेजिक कहलाता है, फिर मीजोप्लेजिक, इस तरीके से बेथाप्लेजिक। तो कई बार यही क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है आपसे कि इसे अरेंज करिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी में ये चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, बट यहाँ से एनवायरनमेंट वाला पार्ट है। और इस तरीके से बेंथिक जोन भी होते हैं। सभी कलर कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते, अलग अलग डेप्थ में अलग अलग तरीके के कलर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पहला सही है लेकिन सेकंड गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 ओनली। दोस्तों नाउ हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के जो ज़्यादातर सवाल हैं ये एनसीईआरटी से फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर सवाल हमने एनसीईआरटी से रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेम ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी भारत देश के नाम के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। इरानियन एंड ग्रीक कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 years अगो कॉल्ड द इंडस अ हिंदोज और इंडोस एंड द लैंड लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ दिस रिवर एज इंडिया। यानी जो ईरानी और जो ग्रीक लोग जो नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले लगभग भारत आए थे, इन्होंने इंडस को एक हिंदोज या इंडोस कहा, और इस तरीके से ये इंडिया के कंट्री का नाम देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो नेम भारत है ये सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट के पीपल के द्वारा यूज किया गया, और ये जो ग्रुप है ये ईयरली संस्कृत लैंग्वेज वर्क ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। दोस्तों ये क्लास 6th एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एंड व्हेन। इसी के अंदर एक सेक्शन है नेम्स ऑफ द लैंड के नाम से। तो हमें पता है कि भारत देश के लिए हम जो 2 वर्ड यूज करते हैं वो है इंडिया एंड भारत, और ये जो वर्ड हैं ये कहाँ से आते हैं? इंडस वर्ड से आते हैं, जिन्हें सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। ईरान और ग्रीक जो है, ईरानियन और जो ग्रीक हैं नॉर्थ वेस्ट से जो ये आते हैं 25 years अगो, यही नाम इंडस से फेमिलियर होते हैं और हिंदोज या इंडोस कह के पुकारते हैं। और जो नेम भारत है ये यूज किया जाता है नॉर्थ वेस्ट के लोगों के द्वारा, जो कि ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन्ड है, जो कि संस्कृत की एक कॉम्पोजिशन है। अभी हमने देखा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इस कारण से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 होगा। नाउ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेनू स्क्रिप्ट्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन ये है कि हैंड रिटेन बुक्स इन द पास्ट वेर कॉल्ड मेनू स्क्रिप्ट, यानी जो हाथ से लिखी हुई किताबें हैं पास्ट में, इन्हें मेनू स्क्रिप्ट कहा जाता था। इंग्लिश में जो वर्ड मेनू स्क्रिप्ट है ये यूज किया जाता है मेनू स्क्रिप्ट से, जो कि डिराइव है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड मेन्यू से, यानी हैंड से। तीसरा
जो ऑप्शन है वो ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये रिटेन है एक स्पेशल मैनर में, जो कि प्रिपेयर किया गया है बार्क ऑफ द ट्री से, जिन्हें भुर्ज कहा जाता है, और पाम लीव्स को कट करके ये लिखा जाता था, जो कि हिमालयन रीजन में ग्रो करते हैं। चौथा ऑप्शन ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं ये ओनली, देखिए यहाँ पे जब भी ओनली वर्ड आए यहाँ पे आपको फोकस करना है कि इन्हें केवल टेम्पल और विहारा से ही प्राप्त किया गया है मैन्युस्क्रिप्ट को, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों अगर बात करें मैन्युस्क्रिप्ट की तो ये लैटिन वर्ड मेनू से निकल करके आया है, जिसका मतलब हैंड होता है। तो हैंड रिटन जो चीज़ें हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती थी, और इन्हें जनरली पाम लीफ में लिखा जाता था, जो कि बर्च ट्री के बार्क से प्रिपेयर किया जाता था, जो कि हिमालयन में ग्रो करते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमें पता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये चूंकि पेड़ के बार्क हैं, बार्क पे ही लिखा गया है, इस वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और ये एक इमेज है मैन्युस्क्रिप्ट की, आप देख सकते हैं। सो नाउ आइए ऑप्शन देखते हैं। तो हमने देखा ये बिल्कुल सही बात है, हैंड रिटेन जो बुक्स हैं जो कि पेड़ के बार्क में लिखे गए हैं, ये क्या कहलाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते हैं। दूसरा, मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन लैंग्वेज के वर्ड मेन्यू से बना है, जिसका मतलब हैंड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लैटिन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तीसरा, जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं ये स्पेशल मैनर में लिखे गए हैं, बार्क पे लिखे जाते हैं, जिन्हें भुर्ज कहा जाता है, जो कि हिमालयन रीजन में ग्रो करते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही है। तो हमारा इकलौता जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट में कह दिया गया ओनली टेम्पल्स। ऐसा नहीं है, कई अन्य जगहों में भी मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीट और बार्ली क्रॉप के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो फर्स्ट क्रॉप हैं ये ह्यूमंस के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। दूसरा ये है कि जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं इन क्रॉप के, ये हिमालयन और विंध्यन हिल्स हैं। दोस्तों अगेन ये क्लास 6 NCERT है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो एरियाज जिनमें वुमेन और मेन सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे वीट और बार्ले, 8000 ईयर्स अगो, ये कौन से हिल्स हैं, तो ये सुलेमान और किरतार हिल्स हैं, नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेंगे। मैप में भी लोकेट कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं सुलेमान और किरतार, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये तो गलत है, क्योंकि हिमालयन और विंध्या कह दिया गया है। ये अभी हमने देखा सुलेमान हिल्स में देखने को मिलते हैं, सबसे पहले जो वीट और बार्ले क्रॉप्स ग्रो किए गए थे वो, और ये ह्यूमंस के द्वारा ग्रो किए गए थे, ये फर्स्ट क्रॉप थे। तो इस तरीके से पहला सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, ओनली 1। ना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो ईयरली सिटीज़ हैं जो कि इंडस के बैंक में डेवलप हुए और इनकी ट्रिब्यूटरीज में देखने को मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो सिटीज़ हैं गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक में, ये 5000 ईयर्स अगो डेवलप हुए। तो अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपसे कहा जा रहा है। हमें पता है कि जो ईयरली सिटीज़ हैं इंडस और ट्रिब्यूटरीज में ही डेवलप हुई हैं 5000 साल पहले। तो असल में ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज नहीं बल्कि इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज होना चाहिए, क्योंकि 5000 साल पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, जो कि इंडस वैली के तट पर और इंडस वैली के ट्रिब्यूटरीज के तट पर आपको ये सिविलाइजेशन देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से सेकंड गलत है और पहला सही है। और ये बहुत सरल सवाल है, बेसिक। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन समझेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोन रिवर के अराउंड जो एरिया है उसका एंशिएंट नेम पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन है हमारे पास अवंती, वज्जी, काशी या मगध। दोस्तों मगध महाजनपद का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद हैं और गंगा और सोन नदियों के कॉन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। और अगर बात करें मगध महाजनपद की तो किनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, उदयीन के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, उदयीन जो कि हर्यंक वंश के किंग थे। हर्यंक वंश के बारे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए फाउंडर जो हैं ये बिंबिसार थे, इसके बाद इनके सन होते हैं अजातशत्रु और इसके बाद गद्दी पर आते हैं उदयीन। सो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली मगध। तो मगध में ध्यान रखिएगा, गंगा प्लस सोन के कॉन्फ्लुएंस में उदयीन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई जो महाजनपद थी ये मगध महाजनपद के नाम से जानी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स। पहला स्टेटमेंट ये है आर्टिकल्स जो कि स्टोन्स में इनग्रेव किए गए हैं इन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है।
जिन्हें हिंदी में अभिलेख कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि समटाइम्स रूलर और अदर पीपल यूज टू इनग्रेव देयर ऑर्डर्स इन सच अ वे दैट पीपल कैन सी एंड रीड देम एंड फॉलो देम। यानी किंग्स के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा जानबूझ करके इनग्रेव की जाती थी चीज़ें ताकि लोग इसे पढ़ सकें और फॉलो कर सकें। दोस्तों अगर बात करें इंस्क्रिप्शन की, तो जो हार्ड सरफेस जैसे स्टोन, मेटल्स, इनमें जो वर्ड्स, जो बातें इनग्रेव्ड कराई जाती हैं वो इंस्क्रिप्शन कहलाती हैं। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन है, और जब भी इंस्क्रिप्शन की बात आएगी तो सम्राट अशोक का नाम जरूर आएगा, बिकॉज अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शन, कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के देखने को मिलते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें, सो इंस्क्रिप्शन का सबसे प्रमुख उद्देश्य ही यही होता था कि राजा अपनी जो मन की बात है वो जनता तक पहुंचाएं ताकि पीपल उन्हें फॉलो कर सकें। जैसे अगर अशोक की बात करें तो धम्म के आइडियाज़ को प्रोपगेट किया गया। धम्म प्राकृत पाली भाषा का वर्ड है जिसे धर्म का बेसिकली ये वर्ड है। और यहाँ पे अशोक के धम्म का मतलब किसी धर्म के साथ ना होकर के बल्कि मानवता की बात की जाती है, और टॉलरेंस की बात की जाती है, पीस की बात की जाती है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों ही बातें करेक्ट नहीं है, बल्कि पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली कहा गया है। अभी हमने देखा स्टोन्स, मेटल्स या किसी अन्य हार्ड सरफेस में भी अगर बातें इनग्रेव कराई गई हैं तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्टोन्स। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमेशा आपको ओनली पे फोकस करना है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओनली 1 यहाँ पे हमारा सही आंसर है। दोस्तों ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो रिकॉर्ड ऑब्टेन किए गए कांधारा से अशोक के, वो किस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं? दोस्तों जो अशोक के अभिलेख हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के देखने को मिलते हैं। तो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये ब्राह्मी भाषा में देखने को मिलते हैं, जबकि कांधार जो कि अफगानिस्तान में है, इनमें ये ग्रीक और अरमेइक लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ग्रीक एंड अरमेइक। क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में आपसे ये कहा जा रहा है ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर इन BC। तो जितने भी डेट हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले वो सभी BC में हैं। और इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो ईयर है ये कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बताना है आपको कि दोनों ही स्टेटमेंट और रीज़न सही हैं, और आर जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ए को। दोनों ही असर्शन और रीज़न सही तो हैं, बट आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है स्टेटमेंट को। तीसरा ऑप्शन ये है कि ए तो सही है बट आर गलत है, और चौथा ऑप्शन ये है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। दोनों ही असर्शन और रीज़न सही हैं, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ये आपको पता होगा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम जो टाइम पीरियड है उसे BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा कहते हैं, और इसके बाद वाले टाइम को AD कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर द नियोलिथिक साइट्स। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे नियोलिथिक साइट्स की, तो 3 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी स्टोन एज की। स्टोन लिथो का मतलब स्टोन होता है। सो स्टोन एज 3 तरीके से क्लासिफाइड है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो नियोलिथिक साइट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है मेहरगढ़, बुरजाहोम, महागढ़, कोलडीहवा और दाउजली हादिंग। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से यहाँ पे नियोलिथिक साइट है। केवल 1 और 2, केवल 4 और 5, केवल 2, 4 और 5। ये ऑप्शन 2, 4 और 5 का है, और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों ये हमारी क्लास 6 की NCERT है, पेज नंबर 25, और चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के साइट्स दिए गए हैं। इनफैक्ट मैप भी है, उसे भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहले साइट्स देखिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोलडीहवा यूपी में, महागढ़ की अगर बात करें तो अगेन यूपी में, गुफरकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है कश्मीर के अंदर, बुरजाहोम, यहाँ से तो सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया है, ये एक पीट ड्वेलिंग साइट है बुरजाहोम। चिरांद की बात करें तो बिहार में, हल्लूर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और पय्यमपल्ली भी आंध्र प्रदेश में। और ये देख सकते हैं आप कौन कौन सी यहाँ पे ग्रेन्स और बोन्स देखने को मिले हैं। सो अभी हमने देखा कि मेहरगढ़, बुरजाहोम, महागढ़, कोलडीहवा, दाउजली हादिंग, ये सभी हमारे नियोलिथिक साइट्स का पार्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और 5। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ वीट एंड राइस। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वीट और राइस को, इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें कौन सी बात ट्रू है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि ये एक ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। दूसरा ये कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सभी वीट और राइस को प्रोक्योर कर लिया जाता है FCI के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में स्टेट्स प्रोक्योर करती है वीट और राइस को और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देती है NFSA के थ्रू। ऑप्शन है हमारे पास 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत सभी वीट और राइस को FCI के द्वारा डायरेक्टली प्रोक्योर कर लिया जाएगा, लेकिन ये बात गलत है। बिकॉज अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है, जो वीट है या और भी अन्य फूड ग्रेन्स हैं, इनका प्रोक्योरमेंट सेंट्रल पूल के द्वारा किया जा सकता है। डायरेक्टली FCI भी कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज भी फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर सकती है, इसके बाद FCI के स्टॉक्स में हैंड ओवर कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल सभी वीट और राइस को डायरेक्टली FCI प्रोक्योर करेगी, तो इस कारण से गलत है सेकेंड, और पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो अगर हम 2 को यहाँ से हटाएं तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हाउस रिसीट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। ये इशू किए जाते हैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। वेयर हाउस रिसीट नेगोशिएबल होते हैं, यानी नेगोशिएट किया जा सकता है, मोल भाव किया जा सकता है। और चौथा स्टेटमेंट ये है कि ये जो रिसीट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इसलिए लोन लेने के लिए भी इन रिसीट का यूज किया जा सकता है। दोस्तों जनरली ऐसे क्वेश्चन में जो मिनिस्ट्री है ये गलत होती है, तो चेक कर लेते हैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। सो अगर बात करें वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो ये 2010 में गठित की गई हैं अंडर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007। और इस एक्ट की बात करें तो ये WDRA की इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि पावर्स इस एक्ट को दे सके। और सबसे खास बात तो ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में है। सो हमने ये देखा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। सो ये अभी हमने कवर किया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। तो ये गलत है, बाकी सही है। वेयर हाउस को रिसीट को नेगोशिएट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो फर्स्ट और कौन कौन से यहाँ पे गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 को अगर हम एलिमिनेट करें और बाकी सही हैं, यानी 1, 3 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कई सारे फसलों के जो प्राइस हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। इस कारण से इसे स्टेबलाइज करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड गठित किया गया है। तो आपको बताना है कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आता है। इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है टू ग्रांट वर्किंग कैपिटल लोन सेंट्रल एजेंसीज़ के लिए। ये जो स्कीम है ये प्रमोट करती है डायरेक्ट परचेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस को फार्मर से। तो आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये है हमारे ऑप्शन 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जैसा कि मैंने आपको बताया जनरली ऐसे सवालों में मिनिस्ट्री जो है ये गलत दी जाती हैं। सो अगर हम बात करें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की, तो ये 2014-15 में गठित की गई है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ताकि हेल्प कर सकें और रेगुलेट कर सकें प्राइस वोलाटिलिटी, यानी जो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, इसे लड़ने के लिए, इससे रेगुलेट करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड गठित की गई हैं। सो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत। तो सेकेंड और थर्ड सही है, बट यहाँ पे पहला जो है ये गलत है। तो पहला तीनों से हम हटा देंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, 2 एंड 3 ओनली। अगला सवाल देखिए, एसेंशियल कोमोडिटीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी एसेंशियल कोमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं।
पहला स्टेटमेंट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टॉकिंग लिमिट लगा सकती हैं रिटेलर पर और होलसेलर पर अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। यानी केंद्र सरकार अगर चाहे तो जो स्टॉकिंग है किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को स्टॉक करने की, इस पर लिमिट लगाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड जिसे कहते हैं, और जो नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी NCCF, ये प्रोवाइड कर सकती हैं इन कमोडिटीज़ को सस्ते दामों में मार्केट में। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि नाफेद और NCCF रजिस्टर्ड किए जाते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्टॉकिंग लिमिट लगा सकती हैं क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हैं इसका मेन जो पर्पस है ये यही है। और सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें नाफेद और NCCF की तो ये इन कमोडिटीज़ को सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये रजिस्टर किए गए हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीम से पूछा गया है। तो ढेर सारे सवाल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो संपदा स्कीम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये फोकस करता है एग्रो मरीन प्रोसेसिंग पे। तो आप बताइए कि कौन से यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही है, 1 ओनली, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या फिर केवल 3। दोस्तों अगर बात करें संपदा योजना की तो ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ये अप्रूव की गई कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा 2017 में। ये एक तरीके की अम्ब्रेला स्कीम है, यानी इसके तहत और भी कई सारे छोटे बड़े स्कीम्स देखने को मिलते हैं और रीनेम किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के नाम से। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, MOFPI। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर PM किसान संपदा योजना की बात करें तो ये एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज है जो कि एम करता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ना केवल ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रोथ प्रदान करेगा बल्कि ये फार्मर्स की जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम का जो हमारा गोल है ये इस चीज़ में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। सो अभी हमने देखा कि ये जो संपदा स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये फर्स्ट भी गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहा गया है। सेकेंड भी गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कह दिया गया है। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम एलिमिनेट करें तो 3 ओनली हमारा आंसर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत आती है। नाफेद जो है ये नोडल एजेंसी होगा इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन को। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये फोकस करता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को बिल्ड करना और एग्री लॉजिस्टिक को बिल्ड करना। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या सभी करेक्ट हैं। दोस्तों अगर बात करें ऑपरेशन ग्रीन की तो ये एक प्राइस फिक्सेशन स्कीम है जो कि एम करती है कि फार्मर को उनके प्रोड्यूस के लिए राइट प्राइस दिया जाए। ये जो स्कीम है ये ऑपरेशन फ्लड के तरह ही, फ्लड ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन फ्लड जो कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था, उसी लाइन्स में ऑपरेशन ग्रीन भी स्टार्ट किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत आता है ऑपरेशन ग्रीन्स। दूसरा भी सही है, नाफेद नोडल एजेंसी होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए और ये फोकस करता है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ और एग्री लॉजिस्टिक के लिए। तो सारी ही बातें यहाँ पे सही हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये और 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। इसका एम है कि प्रमोट करना हमारे डोमेस्टिक मार्केट को रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू, और दूसरा ये है कि आवर ग्रोथ इन टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू 4% वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ। तो देखिए दोनों ही बातें सही है। इनफैक्ट ये हमारा जो ग्रोथ है टेक्निकल टेक्सटाइल में ये 4% वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके अलावा एम की अगर बात करें तो प्रमुख उद्देश्य यही है कि डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट किया जाए रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू। तो इसलिए हमारा सही आंसर जो है यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 होगा।
अगला सवाल देखिए, जैविक खेती पोर्टल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये एक ई कॉमर्स और नॉलेज प्लेटफॉर्म है। दूसरा, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। तीसरा ये कि इस पोर्टल के तहत बायर्स जो हैं ये अवेल कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपने डोर स्टेप में काफ़ी कम कीमतों में। तो सारे ही पॉजिटिव स्टेटमेंट और सही भी हैं। ये ऑब्वियसली एक ई कॉमर्स और नॉलेज प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात आई क्योंकि जैविक खेती पोर्टल है। इसके अलावा इस पोर्टल में आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को काफ़ी सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग चार्जेस फॉर मूवमेंट फ्रॉम FCI डिपो टू फेयर प्राइसेस सोप इज़ बॉर्न बाय, यानी जो NFSA एक्ट 2013 है इसमें जो एक्सपेंडिचर लगता है इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च आता है और जो हैंडलिंग चार्जेज आता है, ये कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यानी ये शेयरिंग किनके द्वारा की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ये शेयर किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ये पास होगा बेनिफिशरीज़ को। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन सी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इन ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्जेस को उठाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन सी, शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि मेघ के बारे में आपको पूछा जा रहा है और ये रिसेंटली लॉन्च्ड कृषि मेघ स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये ऑनलाइन पोर्टल है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं एग्रीकल्चर संबंधित वेदर डेटा को? ये एक डेटा रिकवरी सेंटर है जो कि दिल्ली में बेस्ड है। ये सेटअप किया गया है ताकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, या फिर ये एक तरीके का बैकअप होगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इसे सेटअप किया गया है एज ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा को। तो एक तरीके के ये एक डेटा प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कृषि मेघ को इस्टेब्लिश किया गया है। सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे अप टू यूपी PCS प्रीलिम्स। एक्सप्लेनेशन की फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ज्वाइन आवर ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट।